नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन, व्याख्याता, शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय के भाग 2 पादप हार्मोन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक जीव अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों की पहचान करता है और उस पर प्रतिक्रिया देता है। किसी जीव द्वारा उसके वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की पहचान करना और उस पर प्रतिक्रिया करना यहाँ हम देखेंगे। किसी परिवर्तन को पहचानना उद्दीपन कहलाता है और उस उद्दीपन पर प्रतिक्रिया करना अनुक्रिया कहलाता है। किसी अनुक्रिया को देने के लिए जीव विभिन्न गतियां करता है। कुछ गतियों में जीव अपना स्थान परिवर्तन भी करता है और इस तरह से किसी उद्दीपन पर अनुक्रिया देने के लिए उसके द्वारा जो विभिन्न गतियां की जाती हैं वो कई अंगों के नियंत्रण और समन्वय के द्वारा ही हो पाती हैं। इस चित्र में हम देखें, अचानक सिंह का आ जाना यह एक उद्दीपन है और सिंह को देख करके इंसान का डरना और वहां से भागना यह अनुक्रिया है और ये सभी क्रियाएं कई अंगों के नियंत्रण और समन्वय के द्वारा ही हो पाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र तथा पेशी कोशिकाओं से बना हुआ पेशी तंत्र पाया जाता है। आइए अब हम पौधों में नियंत्रण और समन्वय को देखें। पौधे जंतुओं की तरह उद्दीपन को प्राप्त करके गमन नहीं करते, लेकिन किसी उद्दीपन की अनुक्रिया के फलस्वरूप वे विभिन्न गतियां जरूर करते हैं। अगर हम छुई मुई के पौधे को देखें तो छुई मुई के पौधे की पत्तियों को स्पर्श करने पर वे मुड़ जाती हैं। यहाँ पर स्पर्श उद्दीपन है और उनका अंदर की ओर मुड़ जाना अनुक्रिया है, लेकिन इस क्रिया का वृद्धि से कोई संबंध नहीं है और ऐसी गतियां जिनका वृद्धि से कोई संबंध ना हो, वृद्धि से मुक्त गति या ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट कहलाती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में बीजों का अंकुरण देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि जड़ें नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है। अर्थात जब बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर आता है। नवोद्भिद की ये जो दिशिक गति है, अलग अलग दिशाओं में हो रही है, और ये जो दिशिक गति है यह वृद्धि के कारण हो रही है। अतः पौधों में दो प्रकार की गतियां होती हैं। पहला, वृद्धि से मुक्त गति, जो हमने अभी छुई मुई के पौधे में स्पर्श के उद्दीपन से होना देखा है, और दूसरी वृद्धि पर आश्रित गति, जो कि हम बीजों के अंकुरण में देख सकते हैं। छुई मुई के पत्तों की कोशिकाओं में जल भरा हुआ होता है, जिसका दाब कोशिकाओं के आकार को बनाए रखता है और छुई मुई के पत्ते खुले रहते हैं। स्पर्श उद्दीपन की पहचान करने पर पौधों में कुछ आयनों का स्रावण किया जाता है। ये आयन पोटेशियम और क्लोराइड आयन हैं और इस तरह से कोशिका के बाहर आयनों का सांद्रण बढ़ जाता है। कोशिका के अंदर और बाहर आयनों के सांद्रण के अंतर को कम करने के लिए ऑस्मोसिस या परासरण की क्रिया होती है और कोशिकाओं के अंदर से जल कोशिकाओं के आसपास की कोशिकाओं में पहुंच जाता है और इस तरह से ये कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। छुई मुई के पौधे में स्पर्श किसी एक भाग पर किया जाता है, लेकिन अनुक्रिया देने के लिए गति अन्य भागों द्वारा भी की जाती है। इसके लिए स्पर्श किए जाने की सूचना
इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स या वैद्युत रसायन साधन के द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचाई जाती है, जिसके कारण पत्ते तेजी से अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। छुई-मुई के पौधे में होने वाली यह गति कंपान कुंचन या सिस्मोनास्टिक मूवमेंट कहलाता है। यह वृद्धि से मुक्त गति है और इस तरह की और गतियां भी हम देख सकते हैं, जैसे कि कमल के पुष्प का सुबह के समय खिल जाना या वीनस फ्लाई ट्रैप द्वारा कीटों के स्पर्श होने पर उसे अपने अंदर ले लेना आदि। आइए अब हम कुछ वृद्धि पर आश्रित गतियां देखते हैं। पौधों के लिए कुछ उद्दीपन जैसे कि प्रकाश, गुरुत्व, जल, रसायन आदि वृद्धि पर आश्रित गतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ पादप जैसे कि अंगूर की प्रतान या टेंड्रिल स्पर्श के लिए संवेदनशील होती है। जब प्रतान का कोई भाग किसी आधार के साथ संपर्क में आता है तो वह संपर्क वाले स्थान पर धीरे वृद्धि करता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह एक आधार है और इसके संपर्क में आने वाला यह जो नीचे वाला भाग है, यह क्या करता है, धीमी गति से वृद्धि करता है, जबकि प्रतान का वह भाग, ये ऊपर वाला भाग जो कि संपर्क में नहीं होता, उसकी वृद्धि जल्दी होती है। इस कारण प्रतान किसी आधार को अच्छी तरह से जकड़ लेता है और उस पर लिपट जाता है। यहाँ अनुक्रिया देने के लिए की गई गति का वृद्धि से सीधा संबंध है, इसलिए ऐसी गति को वृद्धि पर आश्रित गति कहा जाता है। यहाँ पादप उद्दीपन के प्रति एक निश्चित दिशा में वृद्धि करता है, तो किसी उद्दीपन की अनुक्रिया के लिए पौधे के द्वारा किसी निश्चित दिशा में की जाने वाली वृद्धि को अनुवर्तन या ट्रॉपिज्म कहा जाता है। हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, पौधों में बाह्य उद्दीपन के अनुसार होने वाली गति को अनुवर्तन या ट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे पौधों की डालियों का सूर्य के प्रकाश की ओर गति फोटोट्रॉपिज्म या प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। इसी तरह से पौधों की जड़ों का गुरुत्व की दिशा में वृद्धि करना गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि करने वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या उसकी विपरीत दिशा में हो सकती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पौधों में जड़ें हमेशा गुरुत्व या पृथ्वी की ओर गति करती हैं, अर्थात धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, जबकि तना हमेशा पृथ्वी के विपरीत दिशा में गति करता है, अर्थात ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। अगर हम एक गमले को आड़ा भी कर दें तो भी हम देखेंगे कि जड़ें हमेशा नीचे की ओर अर्थात पृथ्वी की दिशा में या गुरुत्व की दिशा में गति करेंगी और तना हमेशा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करेगा, अर्थात तना आड़ा वृद्धि नहीं करेगा, वह सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा या गुरुत्व के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। पादप के लिए प्रकाश एक उद्दीपन है। प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की अनुक्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पौधे का प्ररोह या शूट सूर्य के प्रकाश की दिशा में वृद्धि करके सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन को प्रदर्शित करता है, जबकि जड़ें सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में वृद्धि करके नकारात्मक प्रकाशानुवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। पादप की जड़ें मृदा में जल की ओर बढ़ती हैं। जल के उद्दीपन के प्रति
जड़ों की अनुक्रिया को जलानुवर्तन या हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है। पादप रासायनिक पदार्थों के उद्दीपन के प्रति भी प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे परागकण या पॉलन ग्रेन्स जब वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वे पराग नली विकसित करते हैं और यह पराग नली कुछ रसायनों के उद्दीपन के कारण ही अंदर की ओर बीजांड तक पहुंचती है। अर्थात जब पौधे के किसी भाग की गति किसी रासायनिक पदार्थ के उद्दीपन से प्रभावित होती है तो इसे रसायनानुवर्तन या कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। अर्थात कीमोट्रोपिज्म में रासायनिक पदार्थों के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की जाती है। पादप इन विभिन्न पर्यावरणीय उद्दीपनों जैसे कि प्रकाश, गुरुत्व, जल, रसायन आदि के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं देते हैं और इन अनुक्रियाओं को देने के लिए उद्दीप्त कोशिकाएं या स्टिमुलेटेड सेल्स हार्मोन निर्मोचित करती हैं। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पादप हार्मोन, जिन्हें हम फाइटोहार्मोन भी कहते हैं, इनके द्वारा होता है। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। यहाँ हम ये जो चित्र देख रहे हैं, जब पौधे प्रकाश के उद्दीपन को ग्रहण करते हैं तो पौधे के प्ररोह या सूट के अग्र सिरे पर ऑक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। हार्मोन जटिल कार्बनिक अणु होते हैं और ये बहुत कम सांद्रता में निर्मित किए जाते हैं। साथ ही इन अणुओं के संश्लेषण का स्थान और कार्य क्षेत्र का स्थान अलग अलग होता है। अर्थात ये जहाँ पर निर्मित होते हैं और जहाँ ये अपने कार्य को प्रदर्शित करते हैं वह क्षेत्र अलग अलग होता है। इसलिए हार्मोन आसपास की कोशिकाओं में विसरित होकर के कार्य क्षेत्र तक पहुंचते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। तो अब अगर हमसे पादप हार्मोन की परिभाषा पूछी जाए तो हम कह सकते हैं पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थान पर बनते हैं और वहां से पेड़ पौधों के सभी भागों में संवहन ऊतकों के द्वारा अर्थात जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पहुंच जाते हैं और यह पौधे की वृद्धि और उपापचयी या मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन का अर्थ होता है उत्तेजक पदार्थ। आइए अब हम पादप हार्मोन्स के प्रकार देखते हैं। पादप हार्मोनों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला वृद्धि सहायक हार्मोन और दूसरा वृद्धि रोधक हार्मोन। वे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं वे वृद्धि सहायक हार्मोन कहलाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये वृद्धि में सहायक हार्मोन हैं। अगले जो एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन हैं, ये दोनों पौधे की वृद्धि को कम करते हैं या नियंत्रित करते हैं, अतः इन्हें वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। आइए अब हम पादप हार्मोन ऑक्सिन के कार्य देखें। ऑक्सिन हार्मोन पौधे के प्ररोह के टिप पर निर्मित होता है। इस हार्मोन का कार्य है पौधों की कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाना। आपने देखा होगा कि अगर किसी अंधेरे कमरे में कोई पौधा रखा हुआ हो और खिड़की से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तो पौधे का तना सूर्य के प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। आइए इसका कारण जानें। ऑक्सिन हार्मोन जो कि पौधे के तने के अग्रभाग पर बन रहा है, यह हार्मोन अगर पौधे में एक तरफ से सूर्य का प्रकाश आए तो यह हार्मोन छाया वाले भाग में ज्यादा विसरित हो जाता है और इस कारण छाया वाले भाग की कोशिकाओं की लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी तुलना में यह जिस तरफ से प्रकाश पड़ रहा है
उस तरफ की कोशिकाओं में कम विसरित होता है और उस तरफ की कोशिकाओं की लंबाई कम बढ़ती है और इस कारण पौधे का जो तना है वह सूर्य के प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है पौधों की कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाना या पौधों की कोशिकाओं में दीर्घीकरण के लिए यह हार्मोन जिम्मेदार होता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधों की अनुवर्ती गतियों पर नियंत्रण रखता है, अर्थात प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन। इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तने प्रकाश की ओर वृद्धि करके धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और जड़ें अंधकार की ओर वृद्धि करके ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। अगला है शीर्ष प्रभाविता। पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को ऑक्सिन रोकता है और शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है। इसे एपिकल डोमिनेंस कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा गुलाब के पौधे में अग्रसिरे की कलिका जब तक होती है तो पौधा घना नहीं होता। माली झाड़ियों को अग्रसिरे से काट देते हैं ताकि पौधे की झाड़ियां सघन हो जाएं। इसी तरह तीसरा कार्य है ऑक्सिन हार्मोन मूल प्रेरण का काम करता है, अर्थात यह जड़ों के विकास में सहायक होता है। कुछ पौधे कलम से लगाए जाते हैं, जैसे कि अगर गुलाब की कलम लगाई जाए और उसके अंतिम सिरे को ऑक्सिन हार्मोन में डिप कर दिया जाए तो बहुत शीघ्रता से जड़ों का विकास हो जाता है। ऑक्सिन हार्मोन फलों के विलगन को रोकता है। विलगन अर्थात फल या पत्ती का समय से पहले झड़ जाना। ऐसे पौधों की फल या पत्ती के वृंत के आधार पर एक विलगन परत बनती है जिससे फल या पत्ती समय से पहले टूटकर गिर जाते हैं। अगर ऐसे पौधों पर ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया जाए तो विलगन की परत नहीं बनेगी और फल और पत्ती समय से पहले नहीं झड़ पाएंगे। अगला ऑक्सिन अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। अनिषेक फलन अर्थात बिना निषेचन के फल बनना या बीज रहित फल बनना। ऑक्सिन हार्मोन का उपयोग करके बीज रहित नींबू, संतरा, अंगूर आदि का निर्माण किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन खेतों में खरपतवार को नष्ट करने में सहायक होता है। खरपतवार मतलब फसल के साथ उगे हुए अनावश्यक पौधे। कुछ ऑक्सिन हार्मोन पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं, अर्थात पुष्प के खिलने की क्रिया को प्रेरित करते हैं। दूसरा पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। यह हार्मोन पौधे के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण या एम्ब्रियो में बनते हैं और सभी पौधों के सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन कवक, शैवाल और पुष्पी पादपों में पाए जाते हैं। जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा नाम के वैज्ञानिक ने सन 1926 ईस्वी में की थी। इसकी खोज फार्मोसा के धान के खेतों में हुई थी। उस समय खेत में फफूंद या फंजाई से संक्रमित धान के पौधे सामान्य पौधों से अधिक लंबे थे। तब याबूता एवं हयासी ने इन फफूंद या कवक या फंजाई से इस पदार्थ को अलग किया था। इसे जिब्रेलिन कहा गया। आइए अब हम इसके उपयोग एवं कार्य देखते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। जिब्रेलिन के द्वारा पर्वों की कोशिकाओं की लंबाई तेजी से बढ़ती है और इससे पौधा लंबा हो जाता है। इस क्रिया को बोल्टिंग कहा जाता है। आइए इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। आप देख रहे होंगे पौधों के जो तने होते हैं उनके पास दो मुख्य भाग होते हैं। एक यह जो भाग दिखाई दे रहा है गांठ के जैसा, इसे हम पर्व संधि कहते हैं। ये आपको एक के बाद एक अनेक पर्व संधियां दिखाई दे रही हैं और दो पर्व संधि के बीच का जो भाग है इस भाग को
पर्व कहा जाता है। तो इस तरह से जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो क्या करता है, दो पर्व संधियों के बीच के पर्व वाले भाग की लंबाई को बढ़ाता है और इस तरह से पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। अगला, जिब्रेलिन का प्रयोग देरी से पुष्प देने वाले पौधों में पुष्पन की क्रिया को जल्दी कराने के लिए किया जाता है। अर्थात जिन पौधों में पुष्प देरी से खिलते हैं उनमें अगर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो पुष्प जल्दी खिलने लगते हैं। जिब्रेलिन का प्रयोग करके बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात जिब्रेलिन अनिषेक फलन में सहायक होता है या जिब्रेलिन की मदद से ऐसे फल प्राप्त किए जा सकते हैं जिनमें बीज ना हो। अंगूर में जिब्रेलिन का छिड़काव करने से अंगूर बड़े आकार के और बिना बीज के उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगला, जिब्रेलिन का प्रयोग करके बीजों और आलू के कंदों की प्रसुप्ति काल या डॉर्मेंसी को कम किया जा सकता है। अर्थात अगर बीज अंकुरित ना हो रहे हों या देर से हो रहे हों और उन्हें जिब्रेलिन के द्वारा उपचारित कर लिया जाए तो वो जल्दी अंकुरित होने लगते हैं। इसी तरह से ये जो आलू के कंद हैं जिनसे आलू के पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, ये कंद अगर प्रसुप्ति अवस्था को दर्शा रहे हों तो इनकी प्रसुप्ति काल को जिब्रेलिन का उपयोग करके कम किया जा सकता है। जिब्रेलिन के प्रयोग से मटर, सेम, टमाटर आदि की पत्तियां अधिक चौड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा जिब्रेलिन जीर्णता के नियंत्रण और पुष्प एवं फलों के परिवर्धन में भी सहायक होता है। आइए अब हम वृद्धि में सहायक तीसरे पादप हार्मोन साइटोकाइनिन के बारे में जानते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। अर्थात यह उन कोशिकाओं में ज्यादा पाया जाता है जिनमें कोशिका विभाजन की दर तेज होती है। विशेष रूप से यह फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। यह प्रसुप्ति काल को कम करता है तथा फलों और पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। इस तरह से यह वृद्धि में सहायक हार्मोन है। साइटोकाइनिन से जीर्णता अर्थात पौधों की कोशिकाओं को नष्ट होने से रोका जा सकता है। बच्चों, अभी हमने वृद्धि सहायक हार्मोन ऑक्सिन, जिबर्लिन और साइटोकाइनिन के कार्यों को देखा। अब हम वृद्धि रोधक हार्मोन एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन के कार्यों को देखेंगे। एब्सिसिक अम्ल जो कि एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, अर्थात यह पौधों की वृद्धि को कम करता है। इसके घोल को पत्तियों पर छिड़कने से पत्तियों में जीर्णावस्था उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उनका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और वो 2 या 3 दिन में ही सूखकर झड़ जाती हैं। यह हार्मोन कोशिका विभाजन और कोशिकाओं को लंबा होने से रोकता है, अर्थात यह हार्मोन सेल डिवीजन और सेल इलांगेशन को रोकता है। यह हार्मोन कलियों में वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है, अर्थात वृद्धि की क्रिया को कम करता है। यह हार्मोन पुष्पन अर्थात पुष्प बनने की क्रिया को रोकता है और साथ ही साथ यह हार्मोन रंध्रों या स्टोमेटा को बंद करके बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी कम करता है। अगला वृद्धि रोधक हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन गैसीय अवस्था में होता है और यह फलों को पकाने में सहायक होता है। यह हार्मोन पौधों को लंबा होने से रोकता है, अर्थात वृद्धि रोधक है। इसके प्रभाव से मादा पुष्पों या फीमेल फ्लावर्स की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि
नर पुष्पों या मेल फ्लावर्स की संख्या में कमी आती है। यह हार्मोन पुष्पन अर्थात पुष्प लगने की क्रिया को कम करता है। यह पुष्पों, फलों और पत्तियों के विलगन को बढ़ाता है। विलगन अर्थात उनका टूटकर गिरना और विलगन की क्रिया को बढ़ाता है, अर्थात यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो इस तरह से इस अध्याय में हमने पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय तथा पादप हार्मोन के बारे में देखा। आइए अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन वे जटिल यौगिक हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थान पर बनते हैं और विसरित होकर पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचते हैं और वहां पर वृद्धि और उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। दूसरा प्रश्न है, छुई-मुई के पादप की पत्तियों की गति और प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? यहाँ पर हम दो गतियों के बीच में तुलना करेंगे। छुई-मुई के पादप की जो गति है वह वृद्धि से मुक्त गति होती है और यह स्पर्श की अनुक्रिया के कारण होती है। इसे कंपानुकुंचन या सिस्मोनास्टिक गति कहते हैं। और यहाँ पर छुई-मुई के पौधे जो हैं वो स्पर्श की अनुक्रिया के प्रति तेजी से गति करते हैं, जबकि दूसरी जो गति है वह है प्रकाश की ओर प्ररोह या तने की गति। यह गति प्रकाश के उद्दीपन के कारण होती है। यह वृद्धि पर आश्रित गति है। इसे प्रकाशानुवर्तन भी कहा जाता है और इस गति में प्रकाश की अनुक्रिया के प्रति धीमी दर से गति होती है। तीसरा प्रश्न है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक वृद्धि में सहायक और दूसरे वृद्धि को रोकने वाले। वृद्धि में सहायक पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन है। इसलिए आप इन तीनों में से अगर किसी का भी नाम लिखेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। अब अगला प्रश्न है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन नाम का हार्मोन किस तरह से सहायक होता है? तो कुछ पौधे जैसे मटर आदि के पौधे जो कि दुर्बल होते हैं वो किसी सहारे से लिपट कर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। इन पौधों में प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होती है और जब वह किसी आधार के संपर्क में आती है तो प्रतान का वह भाग जो आधार के संपर्क में या वस्तु के संपर्क में होता है वह ऑक्सिन का सांद्रण कम होता है वहां पर, और जो भाग किसी आधार या वस्तु के संपर्क में नहीं होता वहां पर ऑक्सिन का सांद्रण ज्यादा होता है। और इस कारण से वस्तु के संपर्क वाले भाग की कोशिकाएं कम वृद्धि करती हैं और ऊपर की ओर की कोशिकाएं ज्यादा वृद्धि करती हैं और इस तरह से प्रतान किसी आधार या किसी वस्तु के चारों ओर लिपट जाता है और लिपट कर ऊपर बढ़ता है और इसमें ऑक्सिन का मुख्य योगदान है। अगला है, जलानुवर्तन को दर्शाने के लिए किसी प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो हम इस प्रयोग से दर्शा सकते हैं। हमने एक चौड़ा सा गमला लिया है, उसमें पौधे को लगाया है और पौधे को एक तरफ से कीप के माध्यम से जल दिया गया तो हम देखेंगे कि जड़ें जल की दिशा में वृद्धि करती हैं जो कि जलानुवर्तन को दर्शाता है। धन्यवाद।